एनपीएस कर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने लिए ये महत्वपूर्ण और अहम फैसले। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। यदि आप एक एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि कार्मिक विभाग और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप भी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये अब यहाँ पर जान लेते हैं एनपीएस कर्मियों के लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। तो सबसे फैसला यहाँ पर था कि 22 दिसंबर 2003 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी 2004 के बाद में केंद्र सरकार की नौकरी में आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया गया था। हालांकि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए फिलहाल एनपीएस लागू नहीं है, उनको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही फायदा दिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि पीएफआरडी अधिनियम 2013 को अधिनियमित करने के पश्चात इस अधिनियम के खंड 20 के अनुसार दिनांक 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित पेंशन योजना इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बन गई है। एनपीएस को अब पीएफआरडी अधिनियम 2013 और वित्तीय सेवा विभाग तथा पीएफआरडी द्वारा उसके अधीन बनाए गए विधिनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। यानी कि जो एनपीएस प्रणाली है उसे पीएफआरडी के द्वारा नियमित किया जाता है। सारे फैसले यहाँ पर पीएफआरडी के द्वारा लिए जाते हैं। दिनांक 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू करने के साथ ही दिनांक 30 दिसंबर 2003 को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन का सारांशीकरण नियमावली, केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली में इस आशय से संशोधन किए गए हैं कि इन नियमों के अधीन मिलने वाले हितलाभ दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त तथा एनपीएस द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। यानी कि ये जो सारे फायदे हैं कम्यूटेशन का, पेंशन कम्यूटेशन का, जीपीएफ का, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 का, वो सारे फायदे एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिए जाएंगे और इसके बाबत इन सभी नियमों में बदलाव भी यहाँ पर सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग द्वारा एनपीएस कर्मचारियों के लिए क्या अहम फैसले लिए गए हैं उनके बारे में। तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 5 मई 2009 को जारी ज्ञापन के अनुसार कहा गया था कि सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या फिर निःशक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्य मुक्त किए जाने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अधीन दिए जाने वाले हित लाभों को एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित किया गया है। यानी कि यदि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान उन्हें किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारी इस विषय में अपना विकल्प दे सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत्यु होने अथवा अशक्तता या फिर निःशक्तता होने पर सरकारी सेवा से कार्य मुक्त किए जाने की दशा में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करता है तो एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की संचित पेंशन निधि में सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकारी खाते में अभ्यर्थित कर दिया जाएगा और कर्मचारी का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकारी कर्मचारी या फिर उसके कुटुंब को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि यदि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसने पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेने का ऑप्शन दिया हुआ है तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पर जो मिला रिटर्न है उसे सरकार को सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा और कर्मचारी का रिटर्न और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो सरकारी कर्मचारी को या फिर उसके परिवार वालों को रिटर्न वापस दे दिया जाएगा उसके खाते में ही, कर्मचारी के खाते में ही। इसके अलावा यहाँ पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था 26 अगस्त 2016 को और उस आदेश के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए यथा लागू नियमों
और शर्तों पर सेवानिवृत्ति उपदान तथा मृत्यु उपदान के हित लाभ दिए गए हैं। यानी कि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर सरकारी कर्मचारियों की तरह ही डेथ ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फायदा भी दिया गया है और इसके संबंध में डिपार्टमेंट के द्वारा 26 अगस्त 2016 को आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था यहाँ पर 12 फरवरी 2020 और उस आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा उचित माध्यम से अनुज्ञा लेकर अन्य संगठनों में कार्य ग्रहण करने की दशा में उपदान या यथानुपात उपदान मंजूर करने के प्रयोजनार्थ सेवा की गणना के विषय में अनुदेश जारी किए गए हैं। तो ये भी फैसला यहाँ पर लिया गया है। आगे यहाँ पर कहा गया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर 26 जुलाई 2005 और 28 अगस्त 2009 को आदेश जारी किए गए थे और उस आदेश में कहा गया था कि ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 31 दिसंबर 2003 या उससे पूर्व सरकारी सेवा या फिर स्वास्थ्य निकाय सेवा में नियुक्त हुए थे और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली द्वारा शासित होते थे, उनके द्वारा केंद्र सरकार सेवा किसी स्वायत्त निकाय की सेवा में कार्य ग्रहण करने के लिए दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात विगत सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिए जाने पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के अनुसार सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन संबंधी हित लाभों को जारी रखने के लिए विगत सेवा की गणना के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26 जुलाई 2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। और उसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2004 से पूर्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय सेवा में नियुक्त हुए थे और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली अथवा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के समान अन्य पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे, उनके द्वारा केंद्र सरकार किसी स्वायत्त निकाय की सेवा में कार्य ग्रहण करने के लिए दिनांक 1 जनवरी 2004 को या फिर उसके पश्चात विगत सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिए जाने पर पुरानी पेंशन योजना जारी रखने के प्रयोजनार्थ उनकी विगत सेवा की गणना की अनुज्ञा देने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 26 जुलाई 2005 के कार्यालय ज्ञापन में दिनांक 28/10/2009 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधन किया गया है। इसके अलावा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 1 जनवरी 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2004 को या फिर उसके पश्चात नियुक्त हुआ और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी कर्मचारी यदि निःशक्त हो जाता है तो वह भी केंद्रीय सिविल सेवा या साधारण पेंशन नियमावली के नियम 9(3) के संदर्भ में संगणित एक मुफ्त मुआवजा पाने का पात्र होगा यदि निःशक्तता सरकारी सेवा के कारण हुई हो तो हो और ऐसी निःशक्तता होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी को सेवा में प्रतिधारित किया जाता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 17 फरवरी 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां 31 दिसंबर 2003 को या उससे पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के लिए परिणाम दिनांक 1 जनवरी 2004 से पूर्व घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अंतर्गत कवर किए जाने के पात्र होंगे। तदनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें दिनांक 1 जनवरी 2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31 दिसंबर 2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और जो दिनांक 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करने पर एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए हैं, उन्हें अब यहाँ पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार और विकल्प दिया जा सकेगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद में नौकरी में आए हैं लेकिन उनका सारा जो काम था नौकरी से जुड़ा हुआ वो 31 दिसंबर 2003 से पहले ही हो चुका था, सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर देरी हुई थी किसी वजह से, तो उनको भी एनपीएस का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। और उसके संबंध में पेंशन और पेंशन कल्याणभोगी विभाग के द्वारा आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली 2021 को एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए 30 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया है। यानी कि यहाँ पर सीसीएस एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल 30 मार्च 2021 को सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। तो ये कुछ अहम फैसले हैं जो कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं। अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा लिए गए जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया था कि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के अनुसार
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया। एनपीएस को अब पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और वित्तीय सेवा विभाग तथा पीएफआरडीए द्वारा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। एनपीएस के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पंजीकृत किया जाता है और एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राण आवंटित किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते का 10% भाग मासिक अंशदान के रूप में जमा करना अनिवार्य था और कर्मचारी की पेंशन निधि में सरकार द्वारा 10% का बराबर अंशदान जमा किया जाता था, जिसे बढ़ाकर फिलहाल अभी 14% कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान और सरकार द्वारा किए गए अंशदान को पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता था। सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पेंशन निधि प्रबंधक थे। सरकारी कर्मचारियों के पास पेंशन निधि प्रबंधक या फिर निवेश पैटर्न के लिए कोई विकल्प नहीं था। अधिवर्षता पर एनपीएस से निकासी होने पर व्यक्ति को पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत विनियमित बीमा कंपनी, वार्षिकी सेवा प्रदाता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से वार्षिकी खरीदने के लिए टायर 1 में संचित पेंशन कॉर्पस से कम 40% का निवेश करना अनिवार्य है और टायर 1 खाते में संचित कॉर्पस के अधिकतम 60% का एक मुश्त भुगतान कर्मचारी को किया जाता है। यदि सरकारी कर्मचारी अधिवर्षता से पूर्व यानी कि सुपर एनुएशन से पूर्व अर्थात 60 वर्ष की आयु से पूर्व एनपीएस से बाहर हो जाता है तो उसे वार्षिकी की खरीदी के लिए संचित पेंशन कॉर्पस से कम 80% का निवेश करना होगा और शेष 20% को एक मुश्त राशि के रूप में कर्मचारी को दे दिया जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 30 जनवरी 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार एनपीएस के कार्यान्वयन को सुप्रभावी बनाने के उपायों हेतु सुझाव देने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में वित्तीय सेवा विभाग ने अपने दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना द्वारा एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित हित लाभ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला लाभ कि कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के अनुदान के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2019 से सरकार द्वारा 14% की दर से अनुदान जमा किया जाएगा। एनपीएस की 95% तक की राशि का अवसंरचना ऋण निधि में और 5 से 15% का सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी में निवेश किया जाएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से जीवन चक्र आधारित निधि अर्थात LC50 और LC25 भी उपलब्ध है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश चयन और पेंशन निधि के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिनांक 1 अप्रैल 2019 से एनपीएस टायर 2 में किए गए निवेश को कर छूट के लिए धारा 80C के अधीन शामिल किया गया है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा एनपीएस कर्मचारियों के लिए लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी किए गए 17 अगस्त 2019 की अधिसूचना के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए तकनीकी त्यागपत्र और धारणाधिकार पर समेकित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय ज्ञापन में पिछले संगठन से तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात अन्य संगठन में कार्यभार ग्रहण करने पर छुट्टी और एलटीसी को आगे ले जाने, वेतन संरक्षण, वरिष्ठता, धारणाधिकार का प्रतिधारण, कार्यभार ग्रहण करने का समय, यात्रा भत्ता, सेवा पुस्तिका का हस्तांतरण आदि से संबंधित अनुदेश निहित दिए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिनांक 16 जून 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि 31 दिसंबर 2003 के पश्चात एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के त्याग पत्र के वापस लेने पर अनुदेश जारी किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है वो त्याग पत्र भी दे सकता है एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी। इसके अलावा यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 28 मार्च 2017 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यहाँ पर एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीजीएचएस के हित लाभ विस्तारित करने के अनुदेश जारी किए गए। यानी कि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी को भी सीजीएचएस का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सीजीएचएस सदस्यता की पात्रता के लिए क्वालिफाइंग सेवा के अपेक्षित न्यूनतम 10 वर्ष हैं।
मृत्यु और निःशक्तता होने की दशा में CGHS सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा की अपेक्षा नहीं है। और अन्य यहाँ पर अन्य शर्तें जैसे कुटुंब की परिभाषा, CGHS अंशदान, आश्रित होने की शर्तें इत्यादि विद्यमान नियमों के अनुसार लागू रहेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों के द्वारा लिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।